हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पहले हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ओरिजिन किया, स्ट्रक्चर किया, हमने इसके रिसोर्सेज की, वर्किंग की एंड आज हम करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो क्रिटिसिज्म्स हैं और इसकी प्रॉब्लम्स हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो बहुत फंक्शंस कर रहा है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करा रहा है। इस कोविड-19 में भी इसने डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत हेल्प किया है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आज हम उसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज कंडीशनल फंड। आईएमएफ फाइनेंशियल फंक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ज्यादा फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। जे एक मेंबर को उसके कोटे से 4 टाइम अप्रोक्सीमेट क्या कर रहा है, फाइनेंस प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन जो फंड प्रोवाइड कराता है वो फंड क्या है, हाई कंडीशनल। बहुत ज्यादा कंडीशंस लगी हुई हैं, अगर हम उन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तभी आईएमएफ हमको लोन देता है। आईएमएफ के अकॉर्डिंग हमको जो फंड यूज करने के लिए जिस पर्पस के लिए दिया गया है, हम वो पैसा सिर्फ उसी पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं, हम किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जब 1970 से पहले आईएमएफ से कोई फंड लेता था, बोरो करता था, तो जी किसके ऊपर स्ट्रेस देते थे, अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में है तो आपको इसको मीट करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना होगा। मींस अगर मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है तो आईएमएफ क्या सजेस्ट करता था, आप अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस कीजिए ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में आ सके। लेकिन अब 1970 में क्या हुआ, इसने कंडीशंस इंपोज कर दी। अगर आपको बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लेकर आना है, बैलेंस करना है, तो हम आप पर कंडीशंस इंपोज कर दिया। अगर आप इन कंडीशंस को मानोगे तो आप फंड ले सकते हो। और 79 के बाद इन्होंने बहुत ज्यादा सेट ऑफ गाइडलाइंस दी है कि फंड को यूज कैसे करना है। फंड यूज के ऊपर इन्होंने गाइडलाइंस दे दी है। फंड की एफिशिएंसी देखी जाएगी, आपके प्रोजेक्ट है वायबल है या नहीं है, तब जाकर हमको लोन मिलता है। उसके बाद जो फंड है, ये फंड क्या कंडीशंस लगा रहा है, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि आपको अगर फंड चाहिए अपने ट्रेड को लिबरलाइज करना होगा। जैसे हमने 1991 में आईएमएफ से लोन लिया क्योंकि उस टाइम हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्राइसिस में थी, इसीलिए हमको बेल आउट पैकेज की जरूरत थी। जब हमने आईएमएफ से लोन लिया तो हमको कौन सा लोन मिला था, कंडीशनल लोन मिला था। कंडीशंस क्या थी कि हमको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना है, ग्लोबलाइज करना है, तब जाकर आपको लोन मिल सकता है। तो हम जो एलपीसी मॉडल कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, वो सब कुछ कैसे एग्जिस्टेंस में आई है, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस ऑफ आईएमएफ। तो ये कंडीशंस लगाता है कि आपको अपनी इकोनॉमी में जो ट्रेड है इसको लिबरलाइज करना है एंड जो आप अपने कंट्री में जो सब्सिडीज देते हो, जो भी एक्सपोर्टर्स है, इन सब्सिडीज को एलिमिनेट करना है। इट मींस क्या हो गया, जब हम अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को कोई भी सब्सिडी नहीं देगी। एक कंट्री के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज कर दी गई हैं। एंड ये कहते हैं डोमेस्टिक एंड फॉरेन लैंडर्स हैं, इनके साथ आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना है। अगर हम डेवलप करते हैं तो हम डोमेस्टिक लैंडर को ज्यादा फेवर करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन लैंडर्स हो, आपने इन दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है। नंबर 2, हाई इंटरेस्ट रेट। जो आईएमएफ है, आईएमएफ की लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा है। अगर इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसका रिजल्ट क्या होता है, जैसे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर हम आईएमएफ से लोन लेती हैं तो हम पर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका डेट सर्विस चार्ज देना पड़ता है। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे 3 to 5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो एक इकोनॉमी के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है, अगर आईएमएफ से लोन लेती है तो उसके ऊपर और भी ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। इसीलिए इससे जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं वो लेना प्रेफर नहीं करती। तो
जहां से लोन कब लिया जाता है, जब हमको और कोई ऑप्शन नहीं मिलती। तो हाई इंटरेस्ट रेट एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी रोल। IMF है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा, इससे बेटर तो जी 7 कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। उनकी कंट्रीज में क्या है, स्वैप अरेंजमेंट्स हैं। स्वैप अरेंजमेंट के थ्रू एक दूसरी कंट्री की करेंसी को ट्रेड करने के लिए स्वैप कर लेते हैं, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे G7 कंट्रीज हैं, यूरो करेंसी मार्केट्स हैं, लेकिन जे ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा। शॉर्ट टर्म क्रेडिट अरेंजमेंट की फैसिलिटीज नहीं है, जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है डेवलपिंग कंट्रीज को। जो डेवलप कंट्री है वो तो स्वैप अरेंजमेंट के थ्रू अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो IMF के मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, इनमें अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो हम कहते हैं जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो अकाउंटेबल है, जितने भी काम करेगा अपने हर एक काम के लिए आंसरेबल होगा, लेकिन रियलिटी इससे कुछ होती है। जो थ्योरेटिकल होता है वो कुछ और होता है, प्रैक्टिकल इससे डिफरेंट होता है। जो अकाउंटेबिलिटी है, इस अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हम पहले ये कर चुके हैं कि जितना एक मेंबर का कोटा होगा उसकी वोट की उतनी ही वेटेज होगी। तो जो डेवलप कंट्री है उनकी इकोनॉमी का साइज भी बड़ा है, तो उनकी इकोनॉमी का कोटा भी ज्यादा है, वोटिंग पावर भी ज्यादा है। एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है अगर ये सभी भी मिल जाए फिर भी इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, जिस वजह से इनको फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बोर्ड में इक्वल या एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। उसके बाद जो रिच कंट्रीज हैं इनकी हाई वोटिंग पावर है, अगर हम इनके अगेंस्ट वोट करते भी हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिस वजह से इनकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता, कोई आंसरेबल ही नहीं होता। उसके बाद जो IMF है इसके बहुत सारे काम है, और जो काम है ये सभी कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं। तो अगर हम क्वेश्चन अराइज भी करते हैं तो जी इतना घुमा फिरा के आंसर देता है कि हमारी समझ से बाहर होता है। इसीलिए इसमें जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अकाउंटेबिलिटी की कमी है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिसोर्सेज। जो IMF है इसके पास रिसोर्सेज की कमी है, इसके पास इतने इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि इमीडिएट फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर सके। जैसे अचानक से कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए IMF के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, इसको अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करने के लिए टाइम लगा। इसके पास रिसोर्सेज की कमी है कि इमीडिएट फ्यूचर को जे उसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए। तो हमको जरूरत क्या है कि जो फंड के रिसोर्सेज है इसको इंक्रीज किया जा सके ताकि डेवलपिंग कंट्री की हेल्प हो सके। नेक्स्ट इज फेलियर टू मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। जो IMF है इसकी एग्जिस्टेंस क्यों हुई थी, क्योंकि एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना था, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है। लेकिन आज के टाइम में जो ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो चुका है, क्योंकि 1971 से पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता था, तब जाकर IMF ने अपने करेंसी को, हर एक कंट्री की करेंसी को, SDR को गोल्ड में, डॉलर में डिफाइन किया था, जिसको जे फिक्स्ड रखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा था। लेकिन जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, उसके कोलैप्स होने के बाद हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस वजह से इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में जी क्या करता था, हर एक कंट्री को कहता था अगर आपने अपना ऑफिशियल एक्सचेंज रेट को चेंज करना है, आपको कितने परसेंट की परमिशन है, ओनली 1% इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, इससे ज्यादा कोई कंट्री नहीं कर सकती थी। लेकिन ब्रेटन वुड्स सिस्टम के कोलैप्स होने के बाद आज के टाइम में मैनेज्ड फ्लोटिंग, ज्वाइंट फ्लोटिंग, पैक्ट एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है, जिसमें एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं है। आज के टाइम में डेली का एक्सचेंज रेट होता है, कभी डॉलर इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है। तो इंडियन रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट होती जा रही है। इन 5-7 सालों में बहुत ज्यादा वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। क्यों? IMF
ऐसा काम नहीं कर पाया जिससे एक्सचेंज रेट स्टेबल हो सके और डेवलपिंग कंट्रीज को इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट इज फेलियर टू मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस। जी कहता है लिबरलाइज्ड ट्रेड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो फॉरेन एक्सचेंज की रिस्ट्रिक्शंस हैं, फॉरेन ट्रेड की रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसको जे खत्म नहीं कर पाया है। जी सभी क्या कर रही हैं, वर्ल्ड ट्रेड की ग्रोथ है उसको कम कर रही है। हर एक कंट्री ने डिफरेंट टाइप के कंट्रोल लगा रखे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जिसको आईएमएफ खत्म करने में सक्सेस नहीं हो पाया है। तो a variety of exchange controls and multiple exchange practices हैं जो आज के टाइम में भी चल रही हैं। एंड लास्ट वन इज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। आईएमएफ का क्रिटिसिज्म स्टार्टिंग से इस बात से हो रहा है कि इसकी पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेटरी है, जो डिस्क्रिमिनेशन करता है विद द डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री। जो डेवलप्ड कंट्री को फेवर करता है, जो कुछ भी डेवलप्ड कंट्री कहती हैं वही सब कुछ होता है। डेवलपिंग कंट्री की वहां पर बार्गेनिंग पावर बहुत कम है, जिससे उनकी बात नहीं मानी जाती है। इसीलिए हम ये कहते हैं जो आईएमएफ है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिच कंट्रीज क्लब। जैसे एक कंट्री का क्लब है, बहुत सारी कंट्रीज ने जो रिच कंट्रीज हैं उन्होंने क्लब बना रखा है जो अपनी मर्जी से पॉलिसीज बनाती हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसीज को इम्पैक्ट भी करती हैं। चाहे मेजॉरिटी डेवलपिंग कंट्रीज की है जैसे एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी होने की वजह से भी हम कुछ नहीं कर पाते। हमारी बार्गेनिंग पावर, वोटिंग पावर बहुत ज्यादा कम है। ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के अकॉर्डिंग ही चलता है। जो रिच कंट्रीज हैं वो क्या सपोर्ट करती हैं, आईएमएफ को सपोर्ट करती हैं, एंड दे आल्सो ट्राई टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। उनके पॉलिसीज को अपनी मर्जी से चेंज कराती है। आईएमएफ हम पर कंडीशंस लगाता है। हम फंड कंडीशंस की बात करते थे, जिस सब कंडीशन किस वजह से लगती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं वो ही कंडीशंस इंपोज की जाती हैं। इसीलिए इसकी पॉलिसीज क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं। तो आज हमने किए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की क्या क्रिटिसिज्म है और क्या प्रॉब्लम है। विद दिस हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ कंप्लीट होती है। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।